अव्यांश तेज कदमों से उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां शिवी मौजूद थी। उसने दरवाजे पर खड़े होकर देखा तो कमरे में शिवी चुपचाप बैठी थी और चित्रा उसे अपने तरीके से समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन शिवी समझ रही थी या नहीं, ये उसके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था। चित्रा को शिवी पर अपने समझाने बुझाने का कोई असर होते ना देख उसने परेशान होकर कहा, शिवी, तू समझ क्यों नहीं रही है? तेरा एक फैसला दो परिवारों को टूटने से बचा सकता है। पता है, इस सब के बाद कुहू के माँ बाप पर क्या गुजरेगी? हम चाहे लाख तरक्की कर लें, लेकिन हमारी सोच आज भी वही है। हमें इसी समाज में रहना है और यहाँ के लोगों के ताने सुनने हैं। भले ही कोई सामने से कुछ ना कहे, लेकिन पीठ पीछे हर इंसान की बुराई की जाती है, और किसी का नहीं तो कम से कम कुहू के माँ पापा के बारे में ही सोच ले। अगर वह दुखी रहे तो क्या बाकी सब खुश रह पाएंगे? शिवी चुपचाप बैठी रही। उसे देख चित्रा को लगा जैसे वह किसी पत्थर से बात कर रही है। अव्यांश ने अपने पीछे देखा। कुछ लोग थे जो शिवी से उम्मीद लगाए बैठे थे। उसने अंदर कदम रखा और चित्रा से बोला, बुआ, आप बाहर जाइए, मैं बात करती हूँ। चित्रा ने बेबस होकर अव्यांश की तरफ देखा और कहा, ये लड़की तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अव्यांश ने चित्रा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बुआ, मैंने कहा ना, आप बाहर चलिए। चित्रा चुपचाप बाहर निकल गई। उनके बाहर जाते ही अव्यांश ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और शिवी की तरफ पलटकर चला आया। शिवी ने जब अव्यांश को अपने पास आते देखा तो उसने ताना मारा, अब तू मुझे समझाने आया है? अव्यांश मुस्कुरा दिया। वह जाकर शिवी के सामने एक कुर्सी लगाकर बैठ गया और शिवी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, मैं आपको कुछ समझाने नहीं आया हूँ। आप बड़ी है मुझसे, मैं आपको समझा भी नहीं सकता। कुछ पूछ जरूर सकता हूँ, वो क्या है ना, छोटा हूँ। सवाल होते हैं मन में, तो अगर मन में सवाल हो तो बड़ों से पूछना चाहिए, इसलिए मैं आपके पास चला आया। शिवी वैसे ही परेशान थी। उसने झुंझला कर कहा, पूछ, तुझे क्या पूछना है? अव्यांश ने मुस्कुरा कर पूछा, मैं जो कुछ भी सवाल करूंगा आप सच्ची सच्ची जवाब दोगे? शिवी ने इस बार परेशान होकर कहा, मैंने कब किसी से कोई बात छुपाई है, खासकर तेरे से? किस सवाल का जवाब नहीं दिया है मैंने? अब जल्दी पूछ, अभी तेरे बाद और भी कई लोगों का नंबर है, वो भी आकर मुझे समझाएंगे। अव्यांश को हंसी आ गई। उसे हंसते देख शिवी को और गुस्सा आ गया। उसने अव्यांश को मारने के लिए अपनी सैंडल उतारना चाहा तो अव्यांश ने शिवी का हाथ पकड़कर रोक लिया और सैंडल वापस से उसको पहनाते हुए बोला, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी यह सारे स्टंट सोनू को ज्यादा अच्छे लगते हैं, आप पर नहीं। आप तो मेरी प्यारी सी दीदी हो। इस बार शिवी भी मुस्कुरा दी। आज अंशु के मुख से बड़े प्यारे बोल फूट रहे थे, वरना अब तक तो अव्यांश को उसकी सारी बहनें मुसीबत ही लगती थी और घर वालों से एक प्यारी सी बहन की डिमांड करता था। उसने कहा, तू पूछेगा या फिर मैं जाऊं यहाँ से? अव्यांश ने शिवी की आंखों में आंखें डालकर देखा और पूछा, दी, क्या आप कुणाल को पसंद नहीं करती? शिवी की आंखें हैरानी से फैल गई, लेकिन अव्यांश के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने एक बार फिर से सवाल किया, बताओ न दी, क्या आप कुणाल को पसंद नहीं करती? वो आपको अच्छा नहीं लगता, या फिर कुछ ऐसी बुराइयां हैं उसमें जो आप उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहती? शिवी अव्यांश के इन दोनों सवालों के जवाब तो देना चाहती थी, लेकिन दे नहीं पाई। उसने नजरें नीचे की और दूसरी तरफ देखने लगी। अव्यांश आकर शिवी के बगल में बैठ गया और उसके दोनों कंधे से पकड़कर बोला, आपका भाई हूँ, आपके दिल की बात समझता हूँ। भले मैं अपने प्रॉब्लम में उलझा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नजर नहीं आता। जिस तरह आप कुणाल के नाम से भागती हो, इसलिए नहीं कि वो आपको पसंद नहीं, बल्कि पहले दिन से देख रहा हूँ आप हमेशा कुणाल से दूर भागने की कोशिश करती रही है। शिवी ने एकदम से कहा, वो किसी और को पसंद करता है,
तुम लोग ले आओ उसे ढूंढकर और करवा दो उसकी शादी। तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अव्यांश शिवी की इस नादानी पर मुस्कुरा दिया और बोला, क्या आप जानती है कुणाल किसको पसंद करता है? शिवी ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन एक बार फिर वह कुछ नहीं कह पाई। अव्यांश उसे ऐसे सवाल कर रहा था जो दिखने में तो मामूली से थे, लेकिन उनका जवाब बहुत मुश्किल था। शिवी के मन में कहीं कुछ तो बात खटक रही थी, इसलिए वह चाह कर भी इनकार न कर पाई। अव्यांश ने कहा, 1 साल पहले जब कुणाल का एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त वह किसी से मिला था, कोई ऐसा जिसने उसका ख्याल रखा था। अब बेचारे कुणाल को यह तक नहीं पता था कि उसका नाम क्या है। फिर भी चंद दिनों में कुणाल को उसे इतना लगाव हो गया कि वह उसके लिए पागल सा हो गया था। आपको पता है, कुहुदी से सगाई करने से पहले कुणाल किस बेचैनी से उसे ढूंढ रहा था? मुझे इस बारे में नहीं पता था। एक बात जो मुझे पता चली वो ये कि कुणाल ने कभी कुहुदी से प्यार किया ही नहीं। इनफैक्ट जब से उन दोनों की शादी तय हुई थी, कुणाल परेशान हो गया था। वो इस रिश्ते को तोड़ना चाहता था। ये बात तो आप भी जानते हो ना। आपने तो कुहुदी को कुणाल से बात करने के लिए कहा था, लेकिन हम तो यहाँ उस लड़की की बात कर रहे हैं ना, जिसे कुणाल प्यार करता है। आप जानते हो, आप यहाँ नहीं थे, लेकिन सगाई के बाद भी कुणाल ने उस लड़की को ढूंढना नहीं छोड़ा। जिसने जहाँ कहा कुणाल उस ओर दौड़ पड़ा। सब उसे कहते थे कि वह कोई लड़की नहीं, छलावा है, लेकिन कुणाल को उस छलावे के पीछे भागना भी मंजूर था। बस एक बार फिर से देखना चाहता था, अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन फाइनली उसने हार मान ली। उसकी किस्मत का मजाक देखो, जब उसने हार मान ली तब उसके सामने आई वो लड़की जिसे वो सिवी एकदम से उठ खड़ी हुई और कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना, मुझे इस सब फालतू कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी तरफ अंशु के पापा और बड़े पापा अपने तरीके से नेत्रा का पता लगाने में जुटे हुए थे। दोनों भाई अलग अलग होकर फोन पर हर उस ऐसे इंसान से बात करने की कोशिश कर रहे थे जो नेत्रा और कुहू को ढूंढ सकता था। अंशु के पापा कुछ देर छत पर खड़े रहे, फिर वापस आकर एक बार फिर वह कुहू के कमरे में गए जहां से दोनों बहनें गायब हुई थी। वहां चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद अंशु के पापा ने गहरी सांस छोड़ी और कहा, एक भी कोई सबूत नहीं छोड़ा है। चल क्या रहा है इनके दिमाग में, कैसे पता लगाऊं? अंशु के पापा वहां से निकलने को हुए तो उनके कानों में किसी के खटखटाने की आवाज आई। साथ में कोई चिल्ला भी रहा था, कोई है? दरवाजा खोलो। अंशु के पापा ने ध्यान दिया तो चौंक गए। ये तो नेत्रा की आवाज है। तो क्या वाकई अंशु के पापा ने नेत्रा को ढूंढ लिया? क्या कुणाल के साथ मंडप में शिवी की जगह नेत्रा बैठेगी? क्या लगता है आपको, क्या शिवी मानेगी और मिलेगा कुणाल को उसका प्यार, या फिर? कुणाल शादी के मंडप में बैठा अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। अंशु की माँ और कुहू की माँ दोनों ही दुल्हन को लेने गए थे। कुणाल की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो नजर उठाकर अपनी होने वाली दुल्हन को आते हुए देख सके। एक अजीब सा डर उसके मन में बैठा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि यह शादी हो। मंडप के आसपास खड़े लोगों में जब थोड़ी हलचल हुई तो कुणाल समझ गया कि वो आ चुकी है। पूरी हिम्मत बटोर कर कुणाल मंडप से उठ खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। वहां खड़े सभी लोगों ने कुणाल को ऐसे मंडप छोड़कर जाते हुए देखा तो परेशान हो गए। अव्यांश ने उसे रोककर पूछा, क्या हो गया, तुम ऐसे उठकर कहाँ जा रहे हो? कुणाल ने नजर झुकाए ही कहा, मुझे उससे बात करनी है। अव्यांश समझ गया कि उसे क्या बात करनी है। उसने समझाते हुए कहा, जो हो रहा है उसे हो जाने दो, मत रोको, वरना सबके लिए मुश्किल होगी। कुणाल ने फिर भी जिद की, मुझे एक बार उससे बात करनी है। अब तक मैं अपनी हिम्मत जुटा रहा था, लेकिन अब अगर देर की तो शायद बहुत देर हो जाएगी। अव्यांश ने इस बार कुणाल को रोका नहीं और उसे जाने दिया। कुणाल आगे बढ़ा और एकदम से अपनी दुल्हन के सामने खड़े होकर बोला, तुम्हारे पास अभी भी मौका है,
तुम इस रिश्ते से इनकार कर सकती हो। मैं नहीं चाहता कोई तुम्हारे साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती करे। अपने ऊपर किसी का भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कुहू की माँ और शिवी की माँ दोनों की नजर एक दूसरे से टकराई और दोनों ने ही अपने बगल में देखा। शिवी नजर झुकाए दुल्हन के जोड़े में खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, मैं ये सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ, इसके लिए मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। चित्रा आगे आई और उन्होंने शिवी का हाथ कुणाल के हाथ में देकर कहा, अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो अपनी दुल्हन को लेकर जाओ, और किसी का नहीं तो अपनी दुल्हन का तो यकीन करो। इस पर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला है और हमारी शिवी भी उनमें से नहीं है जो किसी के कुछ भी कहने पर मान जाए। कुणाल को थोड़ा हौसला मिला। शिवी का हाथ अब उसके हाथ में था। एक तरफ से कार्तिक ने कुणाल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मुहूर्त निकला जा रहा है, तुम लोग चलकर मंडप में बैठो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। कुणाल शिवी का हाथ थामे उसे मंडप में लेकर चला आया। कुणाल के मन में खुशी तो थी, लेकिन उसके मन का डर पूरी तरह से गया नहीं था। शायद शिवी को उसे अपनाने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन वो तो मुझे पसंद नहीं करती, फिर क्यों? कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ शिवी दे सकती थी, और यह सवाल कुणाल अभी पूछ नहीं सकता था। पंडित जी ने भी मुहूर्त का ख्याल करते हुए शादी की विधियां शुरू कर दी। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन कुहू की माँ परेशान थी। उनकी बेटी न जाने इस वक्त कहाँ होगी, किस हाल में होगी और कब तक वापस आएगी। दूसरी तरफ नेत्रा कमरे में बंद दरवाजा पीटने में लगी थी। कोई है? अरे कोई तो दरवाजा खोलो, सब लोग मर गए क्या कहीं जाकर? पापा, चाचू, मॉम, कोई तो हो। लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। गुस्से में नेत्रा का सर फटा जा रहा था। आखिर वह ऐसी सिचुएशन में फंसी तो फंसी कैसे, और यहाँ पर उसे बंद किसने किया? अंशु के पापा, जिनको पता था कि वो कहाँ है, वह भी अभी तक वापस नहीं आए थे। कुहू को धीरे धीरे होश आने लगा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली तो खुद को एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर पाया। अपने इस हालत को देखकर वो पूरी तरह चौंक गई और उसकी चीख निकल गई। मैं कहाँ हूँ? कौन लेकर आया मुझे यहाँ पर? नेत्रा वैसे ही चिड़ी हुई थी। उसने जब कुहू की आवाज सुनी तो छल्लाकर कहा, अच्छा हुआ जो तुमने पूछा कि तुम कहाँ हो। काश कि तुम यह पूछती कि तुम कौन हो, और तब मैं बताती कि तुम अफ्रीका के जंगल से भागकर आई हो और वापस वहीं चली जाओ। वहां किसी पेड़ पर तुम्हारे रिश्तेदार लटके मिलेंगे, जाकर तुम भी उन्हीं के साथ चिपक जाना। नेत्रा की आवाज कुहू को थोड़ी दूर से आती हुई सुनाई दे रही थी, लेकिन कुछ ही देर में उसने अपना होश संभाला और उठकर बैठते हुए नेत्रा पर चिल्लाई, ओह रियली? बहुत अच्छे से पता है तुम्हें उनके बारे में, लगता है उनके बीच ही रहकर आई हो। नेत्रा ने कुहू को उंगली दिखाई और कहा, मेरे बारे में खबरदार जो तुमने कुछ भी उल्टी सीधी बात की तो। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंसी हूँ और तुम उल्टा मुझे ही सुना रही हो। कुहू ने अपने चारों तरफ देखा। वो कमरा, पता नहीं वो कौन सा कमरा था और किस कोने में था। नेत्रा ने एक बार फिर दरवाजे पर हाथ मारते हुए आवाज लगाई, मेरी आवाज सुन रहा है कोई? खोलो दरवाजा, हम फंस गए हैं। नेत्रा की हालत देखकर कुहू परेशान होने के बजाय हंसने लगी और उसे हंसते देख नेत्रा गुस्से में फट पड़ी और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है? हम लोग इस वक्त इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, पता नहीं यहाँ कब तक हमें रहना पड़े, और तुम्हें हंसी आ रही है? कुहू ने हंसते हुए कहा, हंसू नहीं तो क्या करूं? बहुत खुद को स्मार्ट समझ रही थी ना? मुझे बेहोश करके मुझे ट्रैप करना चाहा तुमने, तो लो, किसी ने तुम्हें भी ट्रैप कर दिया। जहां मैं वहां तुम। तुम्हें तो कुणाल से शादी करनी थी ना? जाओ बाहर और कर लो कुणाल से शादी। जिसने भी तुम्हें यहाँ बंद किया है वो सच में बहुत दिमाग वाला इंसान होगा।
क्या खूब चालाकी की है उसने। वैसे तुम्हें क्या लगता है ये सब किसने किया होगा? कुहू की बातें सुनकर नेत्रा चिढ़ रही थी, लेकिन उसकी बातें भी ध्यान देने वाली थी। नेत्रा ने इस बारे में सोचा ही नहीं था। काफी देर सोचने के बाद उसने कहा कि निर्वाण मुझे ढूंढने यहाँ क्यों नहीं आया? उसे मुझे ढूंढना चाहिए था, लेकिन जहां तक मुझे याद है वो तो कमरे से बाहर निकल गया था। फिर कौन हो सकता है? और हमें ऐसे एक साथ बंद करने के पीछे उसका क्या मोटिव हो सकता है? कुहू ने अपना शक जाहिर किया और कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसने हमें किडनैप किया है वो हमें वेन्यू से कहीं दूर ले गया हो? अब नेत्रा ने परेशान होकर कहा, इतनी भी पागल नहीं हूं मैं। अंकल यहीं पर हैं और उन्होंने कहा कि इस कमरे की चाबी अंशु के पास है और वो चाबी लेकर आ रहे हैं। फिर इधर कमरे को देखो, इसमें सब शादी में आए बारातियों को देने का सामान रखा हुआ है। एक मिनट, मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि ये वही कमरा है जहां पर विदाई के समय सारे मेहमानों को गिफ्ट देने का सामान रखा गया था। यानी जिस कमरे में तुम्हें रखा गया था उसके बगल वाला कमरा। कुहू ने अजीब तरह से नेत्रा को देखा। नेत्रा की बात सही थी, लेकिन अंकल? उसने पूछा, मौसा जी को गए कितना टाइम हुआ? नेत्रा ने झुंझलाकर कहा, मेरे पास घड़ी नहीं है और मेरा फोन भी मेरे पास नहीं है। मैं टाइम नहीं बता सकती। कितना टाइम हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि उनको गए काफी देर हो गई है। कुहू वापस से उस कार्डबोर्ड बॉक्स में लेट गई और कहा, फिर तो आराम करो, मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी आएंगे। नेत्रा पैर पटकते हुए कुहू के पास आई और पूछा, तुम इतनी कॉन्फिडेंट क्यों हो? कुहू आंखें बंद करके लेटी रही। उसने कहा, यह वेन्यू बहुत बड़ा है। इस कोने से उस कोने पर जाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है। इनफैक्ट अच्छा खासा टाइम लगता है। नीचे बारात खड़ी है बैंड बाजे की आवाज में, और इतने सारे लोगों के बीच में मौसा जी अंशु को कहाँ ढूंढेंगे? और यह सोचने वाली बात है, किडनैपर ने हमें किडनैप किया और ताला लगाकर चाबी अंशु के हाथ में दे दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंशु और नीरू आपस में मिले हुए हैं और यह उन दोनों का ही काम हो? नेत्रा को कुहू की बातों पर यकीन नहीं था। उसने कहा, व्हाट रबिश, अंशु क्यों यह सब करेगा? उसे क्या मतलब इस सब से? सारा प्लान तो नीरू का था और वो कुणाल को पसंद नहीं करता है, इसलिए वो। एक मिनट, नेत्रा की सोच को झटका लगा। अब जाकर उसे समझ आया। उसने कहा, नीरू कुणाल को पसंद नहीं करता। वो हमेशा मुझे समझाता रहा कि मैं कुणाल से दूर रहूं, और बाद में वो खुद मेरे पास इस प्लान के साथ आया था कि मैं तुम्हें किडनैप करके तुम्हारी जगह मंडप में बैठ जाऊं कुणाल से शादी के लिए। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूं। कुहू को एक बार फिर हंसी आ गई। उसने कहा, चलो फाइनली तुम्हें पता तो चला कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। नेत्रा ने परेशान होकर कहा, तुम ऐसे लेटी हो, कुछ करती क्यों नहीं? अगर हम दोनों मिलकर आवाज लगाए तो शायद किसी को सुनाई दे जाए। कुहू ने अपनी आंखें खोली और मजाकिया लहजे में कहा, जो इंसान तुम्हारी आवाज सुनकर गया है, क्या वो वापस आया? नहीं ना? तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई यहाँ हमारी आवाज सुनकर आएगा? अभी तुमने ही बताया ना कि इसमें बारातियों के लिए गिफ्ट रखा हुआ है। तो जब इस कमरे को खोलने की जरूरत होगी तो ये कमरा खुलेगा और हम बाहर जाएंगे। तो चिल्लाने से बेहतर है आराम से अपने डब्बे में लेट जाओ। मेरी तरह तुम भी तो उस सामने पड़े बॉक्स में ही लेटी हुई थी ना? नेत्रा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? कुहू ने बॉक्स में पड़े उसके दुपट्टे को दिखाकर कहा, तुम्हारा दुपट्टा उसी में है जिसे तुमने मुझे बांधा था। नेत्रा परेशान होकर इधर उधर टहलने के बाद वापस जाकर उस बॉक्स में बैठ गई जहां निर्वाण ने उसे बंद करके रखा था।
उसे इस तरह बैठे देख कुहू को हंसी आ गई और वो ठहाके मारकर हंस पड़ी। नेत्रा ने थोड़ा झेपते हुए कहा, नीचे फर्श गंदा है, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे और यहाँ बैठने के लिए भी कुछ नहीं है। तुम इतना क्यों हंस रही हो? तुम खुद भी तो डब्बे के अंदर ही हो। कुहू ने हंसते हुए कहा, फर्श गंदा है? सीरियसली? पूरे फर्श पर कारपेट बिछा रखा है, मैं तो यहाँ आराम से सो सकती हूँ। नेत्रा ने भी चिढ़कर जवाब दिया, हाँ तो सो जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मुझे तुम्हें झेलना पड़ रहा है। अगर मुझे बंद ही करना था तो किसी और कमरे में रखते, लेकिन तुमसे अलग। अपने भाई पर मुझे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर इसका प्लान क्या था। तुम यहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, नीचे बारात खड़ी है, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? तुम्हें एहसास भी है इस वक्त घर वालों की कितनी इंसल्ट हो रही होगी। बारात खाली हाथ वापस चली जाएगी, उसके बाद जो तुम्हारे परिवार की बदनामी होगी सो अलग। तुम्हारी होगी उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। और तुम्हें तो हंसी आ रही है। भगवान तुम्हारे जैसी बेटी किसी को ना दे। कुहू हंसते हुए चुप हो गई। उसने नेत्रा की तरफ घूर कर देखा और बड़ी शांति से जवाब दिया, भगवान तुम्हारी जैसी बेटी भी किसी को ना दे। तुम जो करने जा रही थी क्या वो सही था? दुल्हन को किडनैप करके खुद उसकी जगह मंडप पर बैठना, ये तो बड़े संस्कारवान टाइप काम था ना तुम्हारा। और रही बात मेरे हंसने की, तो मैं जानती हूँ नीचे क्या हो रहा होगा और ये सब कौन करवा रहा होगा, तो तुम मुझे ज्ञान ना दो तो बेहतर है। नेत्रा ने हैरानी से पूछा, तुम्हें पता है नीचे क्या हो रहा है? कुहू मुस्कुरा कर बोली, बिल्कुल, मुझे अच्छे से पता है कि नीचे क्या हो रहा है। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? नेत्रा उसका मजाक उड़ाने वाला लुक दिया तो कुहू ने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो जाकर अपनी मॉम से ही पूछ लेना। इस सब में चित्रा मॉम भी उतनी ही इन्वॉल्व है जितना कि तुम और मैं। हमारे अलावा और कौन है? यह मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर नीरू और अंशु नहीं है तो। अपनी माँ का नाम सुनकर नेत्रा चौंक गई। उसने पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मॉम को इस सब में शामिल क्यों होना था? और करने क्या वाली थी तुम? प्लान क्या था तुम्हारा? कुहू उठकर बैठ गई और बहुत ही शांति से जवाब दिया, प्लान मेरे अकेले का नहीं था, प्लान था मेरा और चित्रा मॉम का। तुमने तो बस मेरा काम आसान कर दिया। मुझे शादी करनी ही नहीं थी। नेत्रा को कुहू की बात पर यकीन नहीं आया। उसने पूछा, सच में? तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो फिर तुम दुल्हन के जोड़े में यह क्या कर रही हो? अगर तुम्हें भागना था या इनकार करना था, तुम्हारे पास और भी कई मौके थे, तुम तब कर सकती थी। तो फिर अब क्यों? मुझे बेवकूफ समझ रही हो तुम? कुहू ने मुस्कुरा कर कहा, अभी अभी तुमने ही रियलाइज किया कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। नीरू तुम्हें उल्लू बनाकर चला गया और तुम बन भी गई, कितनी आसानी से। सच में? और तुम मुझ पर डाउट कर रही हो? नेत्रा ने पूछा, अगर ऐसा है तो बताओ, तुमने आज का ही दिन क्यों चुना था भागने के लिए? मुझे अच्छे से पता है यह सब तुम्हारे बहाने हैं और कुछ नहीं। कुहू अपने बॉक्स से बाहर निकली और इधर उधर टहलते हुए कहा, मैं कुणाल से शादी करना चाहती थी क्योंकि मैं कुणाल से प्यार करती हूँ। तुम भी कुणाल से शादी करना चाहती थी क्योंकि तुम भी कुणाल से प्यार करती हो। लेकिन कुणाल किससे प्यार करता है, क्या तुम जानती हो? नेत्रा ने सवालिया नजरों से कुहू की तरफ देखा तो कुहू ने मुस्कुरा कर कहा, जिसे वो प्यार करता है उसे मैं भी बहुत पसंद करती हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती उस वक्त जब मुझे पता चला था मुझे कैसा लगा होगा। तकलीफ भी हुई तो खुशी भी हुई। कुहू के होंठों पर भले मुस्कान थी लेकिन आंखों में नमी उतर आई। दूसरी तरफ शिवी और कुणाल की शादी की एक एक रस्म होती जा रही थी। अव्यांश खुश था लेकिन उसकी नजरें बार बार इधर से उधर जा रही थी। उसने देखा खतरे वाली कोई बात नहीं थी।
निर्वाण कहीं नजर नहीं आ रहा था। अव्यांश ने पहले ही निर्वाण को किसी काम से बाहर भेजा था और सख्त हिदायत दी थी कि सुबह से पहले वो वापस ना आए, क्योंकि इस सारे कांड में सबको उस पर शक है, तो बचने के लिए उसका छुपना जरूरी था। बात दरअसल ये थी कि अगर निर्वाण कुणाल की शादी शिवी से होते देखता तो जरूर हंगामा करता, इसलिए उसका दूर जाना जरूरी था। अव्यांश के पापा ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो अव्यांश थोड़ा घबरा गया। उसने पलटकर अपने पापा को देखा और राहत की सांस लेकर बोला, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अव्यांश के पिता ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, क्यों, तुम डर क्यों गए थे? डरते तो वो है जिसके मन में चोर होता है। तुम्हारे मन में भी कोई चोर है क्या? अव्यांश ने तिरछी नजरों से अपने पापा की तरफ देखा। उनसे झूठ बोलने या कोई बात छुपाना अव्यांश के लिए मुश्किल काम था, और उसके पापा के होंठों पर जो मुस्कान थी उसे देखकर अव्यांश समझ गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। फिर भी उसने अपने आप को सही साबित करने की कोशिश की और कहा, नहीं डैड, आप भी ना। अब ऐसे कोई अचानक से कंधे पर हाथ रखेगा तो कोई भी डर जाएगा। आप भी पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। अपनी बेटी की आवाज में हल्की सी भी घबराहट को उसके पापा ने कभी ना पकड़ा हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा बाप है हम तुम्हारे, हमसे ना छुपाओ। नेत्रा को कमरे में बंद करके रखा है तुम लोगों ने, और कुहू भी उसके साथ है। अव्यांश अपनी नजरें चुराने लगा तो उसके पापा ने उसकी बाह पकड़ी और खींचकर उसे अपने साथ ले गए। एक साइड जाकर अव्यांश ने पूरी बात अपने पापा को बता दी तो पापा ने पूछा, वैसे तो मुझे उसी वक्त समझ में आ गया था जब तुमने अपने दोस्त का नाम लेकर मुझसे सवाल किया था। फिर भी मैं चाहता था कि तुम साफ साफ आकर मुझे बात करो। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुम लोगों ने एक बार भी हम में से किसी बड़े से बात करने की कोशिश नहीं की, क्यों? और शिवी की लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले क्या तुम लोगों ने एक बार भी उससे पूछा? अव्यांश ने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, डैड, मैंने जो भी किया वो सब ऐसा ही नहीं था। मैं भी कुणाल को पसंद नहीं करता, लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई कि मैं उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गया। रही बात शिवी दी की, तो मैं जानता हूँ वो भी कुणाल को पसंद करती है। इस बारे में मैं क्लियरली आपको कैसे समझाऊं? उन्होंने कभी एडमिट नहीं किया, लेकिन अब मैं आपको कैसे समझाऊं? आप लोग जानते हो ना, किसी के कुछ भी कहने से शिविती कभी तैयार नहीं होगी। इस रिश्ते के लिए भी मैंने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की, बस कुछ सच्चाई से उन्हें रूबरू करवाया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आखिरकार उन्होंने बिना कहे ही एक्सेप्ट कर लिया कि वो भी कुणाल को पसंद करती है। अव्यांश के पापा ने पूछा, और कुहू का क्या, उसे कैसा लगेगा? अंशु ने कहा, अगर शादी के बाद कुहू दी को इस बारे में सच्चाई पता चलती तब उन्हें कितना बुरा लगता। कुणाल हमारी कुहू दी से प्यार नहीं करता, ये बात मुझे अच्छे से पता था। मैंने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ कर किया। अपने बेटे पर इतना तो भरोसा रखिए कि वो अपनी बहनों के लिए कुछ गलत नहीं होने देगा। और कुणाल को लेकर लड़ाई तो कुहू दी और नेत्रा के बीच में थी। जब कुणाल उन दोनों में से किसी का नहीं होगा तो शायद उन दोनों के बीच की जो दीवार है वो थोड़ी छोटी हो जाए। क्या लगता है आपको? नेत्रा अभी भी चिड़चिड़ करने में लगी हुई थी और कुहू आराम से अपने बॉक्स में लेटी हुई थी। उसे नेत्रा से कोई बात ही नहीं करना था। वैसे भी बात करने को और कुछ रह ही नहीं गया था। भले ही वह बेहोश होकर एक तरफ कमरे में बंद थी, लेकिन उसे इतना पता था कि जो उसने प्लान बनाया था वह उसकी चित्रा मॉम कैसे न कैसे करके एग्जीक्यूट करवा ही देगी, इसलिए वो निश्चिंत थी। 3 से 4 घंटे के बाद कमरे का ताला खुला और चित्रा और अव्यांश कमरे में दाखिल हुए।
अव्यांश थोड़ा सा घबराया हुआ था कि न जाने चित्रा कैसे रिएक्ट करेगी, लेकिन कहीं न कहीं उसे उम्मीद थी कि वो समझेगी। चित्रा को देखते ही कुहू जल्दी से जाकर उसके गले लग गई और कहा, चित्रा मॉम, सब ठीक है ना? चित्रा ने भी थम्स अप का इशारा करके कहा, सब ठीक है, हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा और अब शिव की विदाई होनी है। दोनों माँ बेटी की बातें सुनकर अव्यांश शॉक्ड रह गया। उसने कहा, मतलब वो आप थी जिसने हमारे प्लान में सेंधमारी की थी? चित्रा ने हंसते हुए कहा, हमने तेरे प्लान में कोई सेंधमारी नहीं की थी, बल्कि हमारा अपना यह प्लान था जिसमें तुम लोगों ने हमारा साथ दिया है। अव्यांश ने अपने सर पर हाथ मारा और कहा, यह बात आप लोग पहले नहीं बता सकते थे? मैं बेवजह परेशान हो रहा था। मैं और नीरू बस यही सोच रहे थे कि कौन है जिसे हमारे प्लान के बारे में पता है। लेकिन कुहू दी, आपको कैसे पता इस बारे में? और आपको पता था तो फिर आपने पहले क्यों नहीं किया ये सब? हम तो बस ये सोचकर डर रहे थे कि आपको बुरा न लगे। कुहू ने मुस्कुरा कर कहा, बुरा तो मुझे लगा था, बहुत ज्यादा बुरा लगा था, लेकिन जब एहसास हुआ तब जाकर समझ में आया कि मैं तो खुद अपने ही जिद पर अड़ी थी। कोई मुझे प्यार करे ना करे ये उसकी मर्जी। मैं जबरदस्ती किसी को मजबूर नहीं कर सकती कि वो मुझे प्यार करे, और यह पॉसिबल भी तो नहीं है। शिवी के दिल में कुणाल के लिए फीलिंग्स थी और वो इस बारे में सबसे छुपा रही थी। ये तो गलत था। नेत्रा, जो अब तक चुप थी, उसने चिल्लाते हुए पूछा, लेकिन मुझे क्यों बेहोश किया? क्या मुझे यह सब में शामिल नहीं कर सकते थे तुम लोग? मुझे तो पहले ही दिन लगा था कि कुणाल की शादी शिविदी से होने वाली है। मैं तो खुश थी उनके लिए। एटलीस्ट मुझे इस बारे में बता देते तो मैं भी तुम लोगों का साथ देती। मुझे बेहोश क्यों किया? कुहू को हंसी आ गई। यह सवाल तो चित्रा को भी करना था। उसने कहा, तुम बताओ, कुहू को बेहोश करके उसे यहाँ से गायब करने का प्लान था तुम लोगों का, तो नेत्रा को कैसे बेहोश किया? अव्यांश को भी हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, बुआ, आपको लगता है इसको बेहोश करके कहीं छुपा कर रखना इतना आसान था? इसलिए मेरी तरफ मत देखिए। हम में से किसी ने भी इसको बेहोश करने की हिम्मत नहीं दिखाई है। कुहू ने पूछा, तो फिर ये लुढ़की कैसे? इसने पी रखी थी क्या? कुहू ने अजीब नजरों से नेत्रा को देखा तो नेत्रा ने भी गुस्से में कुहू को वापस घूर कर देखा। अव्यांश ने नेत्रा से कहा, याद कर, तूने ऐसा क्या किया था जो तू बेहोश हो गई? कुहू भी याद करने की कोशिश करने लगी। अचानक से उसे जो कुछ भी याद आया उसे याद कर कुहू हंसने लगी और कहा, इसे कहते हैं दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद उसमें गिरता है। जब मैं बेहोश नहीं हुई तो इसने क्लोरोफॉर्म अपने नाक पर रख लिया था। अब क्लोरोफॉर्म का असर होने में थोड़ा टाइम तो लगता है, जो बात इसे पता नहीं थी। मेरे बेहोश होने के कुछ देर बाद ये भी बेहोश हो गई होगी। नेत्रा को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपना सर झुका लिया। कुहू ने हंसते हुए कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो कुछ हुआ बिल्कुल सही हुआ। अव्यांश ने कहा, शिविदी की विदाई होनी है, हमें चलना चाहिए। कुहू के चेहरे की सारी रौनक हवा हो गई। उसने गंभीर होकर कहा, तुम लोग जाओ, मैं उन दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। लेकिन अव्यांश ने आगे बढ़कर कुहू को दोनों कंधे से पकड़ा और उसे गले लगाकर कहा, मैं समझ रहा हूँ आप क्या चाह रही है, लेकिन अभी नहीं। अभी आपका सबके सामने आना सही नहीं होगा। हम कहीं से कुछ भी जुगाड़ लगाकर आपको सबके बीच ले जाएंगे, कुछ ऐसे कि शिविदी को पता भी न चले। आप तब तक यहीं रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। यहाँ रखे सामान को भी निकलवाना है। कुहू ने पलटकर नेत्रा की तरफ देखा और कहा, हाँ, तू मुझे किसी और कमरे में शिफ्ट करवा दे। यह मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। नेत्रा समझ गई कुहू का ताना। उसने भी चिढ़कर कहा, अंशु प्लीज मुझे भी यहाँ से शिफ्ट करवाओ, मुझे भी अजीब सी घुटन हो रही है यहाँ पर। अव्यांश ने अपना सर पकड़ लिया।
क्या सोचकर उसने इस पूरे कांड को अंजाम दिया था, लेकिन ये दोनों तो जैसे एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने को भी तैयार नहीं थी। उसने कहा, ठीक है, जब आप दोनों को ही यहाँ पर घुटन महसूस हो रही है तो फिर मैं दोनों को ही बगल वाले कमरे में एक साथ रख देता हूँ। आई थिंक वहाँ पर फ्रेश हवा बहुत अच्छे से आती है। एक साथ रहना दोनों के लिए बहुत मुश्किल था, जिससे बचने के लिए दोनों ने एक ही पैंतरा आजमाया था और अव्यांश ने भी उसके नेहले पर दहला मारा था। दोनों का चेहरा उतर गया। कुहू ने अव्यांश का हाथ पकड़कर कहा, तुझे जिसको जहाँ फेंकना है फेंक, मैं जा रही हूँ दूसरे कमरे में, मुझे अकेले रहना है, अपने आसपास मुझे कोई निगेटिविटी नहीं चाहिए। नेत्रा का दिल किया कि वह कुहू का खून पी जाए। चित्रा ने अव्यांश से कहा, अंशु, तुम कुहू को लेकर दूसरे कमरे में बैठाओ, काफी देर से भूखी है वो, उसके लिए किसी को बोलकर कुछ अरेंज करवाओ। मैं यहाँ, मुझे नेत्रा से कुछ बात करनी है। चित्रा अपनी बेटी से नाराज थी। भले उसने जो कुछ भी किया वो सब उनकी प्लानिंग पर एक अच्छा इम्पैक्ट हुआ, लेकिन नफरत में अंधी नेत्रा इस हद तक चली जाएगी यह उसने सोचा नहीं था। अपनी बेटी का ये एटीट्यूड उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नेत्रा ने भी अपना सर झुका लिया। हाँ, आज उसने जो कुछ भी किया था वो हर लिहाज से गलत था। अव्यांश कुहू को लेकर बगल वाले कमरे में चला गया जहाँ कुहू को पहले से रखा गया था। वहां पहुंचकर उसने सोचा किसको हेल्प के लिए बुलाया जाए। यह बात भी सच थी कि कुहू ने सुबह से कुछ नहीं खाया था और अब उसे भूख भी लग रही थी, जिसकी चुगली कुहू के पेट से आती गुड़गुड़ ने कर दी थी। काफी सोचने पर अव्यांश को दो नाम ध्यान में आया, वो था पार्थ और प्रेरणा। अव्यांश ने सबसे पहले प्रेरणा का नंबर डायल किया। पूरी रिंग जाने के बाद भी प्रेरणा ने फोन नहीं उठाया तो उसने पार्थ का नंबर डायल किया। पार्थ का नंबर तो बंद ही आ रहा था। अव्यांश ने इस बार फिर प्रेरणा का नंबर डायल किया, लेकिन इस बार भी प्रेरणा ने फोन नहीं उठाया। अव्यांश को ऐसे परेशान देखा तो कुहू ने पूछा, क्या हुआ, तो इतना परेशान क्यों है, किसे फोन कर रहा है? अव्यांश हाथ में फोन घुमाते हुए बोला, पता नहीं, ये पार्थ और प्रेरणा दोनों ही काफी देर से गायब है। आई मीन काफी देर से मैंने इन दोनों को नहीं देखा। कुहू ने समझाया, वो दोनों कपल है, हो सकता है कहीं साथ में हो। लेकिन अव्यांश को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, प्रेरणा तो मेरे साथ ही थी। सिविदी जब मंडप में आई थी उस वक्त भी प्रेरणा मेरे साथ खड़ी थी, फिर अचानक से कहीं चली गई या मैंने उसे नहीं देखा। लेकिन पार्थ तो, वो तो उससे भी पहले से मुझे नजर नहीं आया। पता नहीं, आई होप सब ठीक हो, मैं एक बार जाकर देखता हूँ। कुहू ने कहा, सोच लो एक बार, तुम्हारा उन दोनों को ढूंढने जाना सही होगा, उससे बेहतर है कि तुम निशी को ढूंढो। अव्यांश ने कहा, नहीं, मैं उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं डालना चाहता, वही सबसे आजाद रहे वही अच्छा है। अव्यांश की आवाज में कुछ था जिसे कुहू पकड़ नहीं पाई। उसे तो बस ऐसा ही लग रहा था, वो अपनी पत्नी से ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं करवाना चाहता था। इससे पहले कि वो अव्यांश का मजाक उड़ा पाती, अव्यांश दरवाजा बंद कर वहां से निकल गया। पार्थ गार्डन में एक तरफ खड़ा दूर से ही शिवी और कुणाल को एक साथ फेरे लेते हुए देख रहा था। जहां वह देख रहा था वहां तो लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी और उजाला ही उजाला था, लेकिन जहां वह खुद खड़ा था वहां वह अकेला अंधेरे में था। उसकी आंखों में नमी थी, वो नमी जो वह चाह कर भी किसी को नहीं दिखा सकता था। पार्थ को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ तो वो चौंक गया। इस अंधेरे में उसे किसने ढूंढा? इससे पहले कि वो पलट कर देख पाता, प्रेरणा ने उसके कंधे से सर लगाकर कहा, हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, लेकिन सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ना अच्छा नहीं होता। जो गलती मैंने की वही गलती तुमने भी कर दी, तुम्हें उसे बता देना चाहिए था पार्थ। पार्थ अब चाह कर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और दो बूंद आंसू उसके आंखों से बह गए। कैसे कहता वो अपने दिल की बात? उसने कहा, अगर उसके दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी एहसास होता
तो वो इस तरह मंडप में किसी और के साथ कभी खड़ी नहीं होती। फिर भी मैंने सोचा था कुहू की शादी के बाद मैं उसे अपने दिल की बात कह दूंगा, लेकिन देर हो गई, बहुत देर हो गई। प्रेरणा ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हिला दिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि दोनों का ही दर्द एक सा था। पार्थ ने पूछा, तुम्हारे पास भी तो मौका था, तुमने अव्यांश से कभी क्यों नहीं कहा? अगर तुम कहती तो शायद वो आज तुम्हारा होता। प्रेरणा ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा सवाल भी बिल्कुल सही है, लेकिन उसका जवाब भी वही है जो तुम्हारा जवाब था। अगर उसके दिल में निशी के लिए कोई एहसास ना होता तो वह कभी उससे शादी न करता। प्यार करता है वो अपनी पत्नी से, उसकी आंखों में देखा मैंने। हमारी किस्मत ही बहुत अजीब निकली। पार्थ को प्रेरणा के लिए बुरा लगा। उसने कहा, ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती। मैं तो उस दिन शिवी को प्रपोज करने जा रहा था, लेकिन तुम सामने आ गई और मैंने मजाक करने के इरादे से तुम पर ट्राई कर दिया। किस्मत का खेल देखो, शिवी भी उसी वक्त पहुंच गई और हमें गलत समझ लिया। मुझे पूरी हिम्मत जुटाकर उसी वक्त सारी बातें क्लियर कर देनी चाहिए थी, तो ऐसा कभी नहीं होता। हम दोनों ने ही बहुत देर कर दी, सारी गलती मेरी है। प्रेरणा ने पार्थ को दिलासा देते हुए कहा, गलती मेरी भी तो है। मुझे शिवी के सामने सब कुछ कन्फेस कर देना चाहिए था, अंशु से कहना चाहिए था। पार्थ ने निराश होकर कहा, मैं अब यहाँ नहीं रुक पाऊंगा, मैं चलता हूँ। कोई पूछे तो कह देना कि मैं घर चला गया। प्रेरणा ने कहा, अगर घर का कहूंगी तो फिर तुमसे ही सवाल किए जाएंगे। मैं कह दूंगी कि तुम हॉस्पिटल में इमरजेंसी के लिए गए हो। तुम कहो तो मैं चलूं तुम्हारे साथ। पार्थ ने पीछे पलटकर प्रेरणा को देखा और उसके बालों में उंगलियां फिराकर कहा, नहीं, तुम रहो यहीं पर। अगर तुम्हें भी घर जाना है तो तुम चली जाओ, लेकिन मैं अभी अकेले रहना चाहता हूँ। इतना कहकर पार्थ तुरंत वहां से निकल गया। प्रेरणा उसे जाते हुए देखती रही। फिर उसने दूसरी तरफ मंडप की ओर देखा। ये दर्द कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। इस सब से निकलने में उसे और पार्थ दोनों को ही वक्त लगेगा। ये सोचकर प्रेरणा ने खुद को तसल्ली दी और वो भी वहां से चली गई। कुछ घंटे में सुबह होने वाली थी। निशी भी शिवी के विदाई के लिए सबके काम में हाथ बटा रही थी। उसका फोन बजा तो देखा एक अनजान नंबर से उसे कॉल आ रहा था। यह अनजान नंबर से कॉल देखकर निशी थोड़ा सा सहम गई। कहीं देवेश फिर से तो किसी और नंबर से मुझे कॉल नहीं कर रहा। यही सोचकर निशी ने फोन नहीं उठाया और कॉल को साइलेंट पर करके छोड़ दिया। कुछ देर बाद फिर से फोन बजा। इस बार भी निशी ने कॉल साइलेंट पर कर दिया और अपने काम में लग गई। तीसरी बार जब फोन बजा तब उसकी सास ने ही उसे टोकते हुए कहा, निशी बेटा किसका फोन है? निशी ने अपना फोन एक साइड करते हुए कहा, किसी अनजान नंबर से फोन है, पता नहीं किसका है। अंशु की माँ ने उसे समझाते हुए कहा, फोन उठा लो बच्चे, हो सकता है कुछ अर्जेंट हो। रात के इस वक्त जब सुबह होने में कुछ देर ही बाकी है, इस टाइम ऐसे ही कोई फोन नहीं करता। देख लो, अगर कुछ जरूरी हो तो हम लोग भी हेल्प कर देंगे। निशी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने कॉल रिसीव किया और एक तरफ जाते हुए कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ वाकई में देवेश ही था। उसने कहा, हेलो निशी, देखो फोन मत काटना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। निशी ने सब लोगों की तरफ देखा और धीरे से कहा, देखो देवेश, मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अपनी हरकतें नहीं छोड़ी तो सीरियसली मैं, इससे पहले कि निशी अपनी बात पूरी कर पाती, देवेश ने कहा, निशी मैं जानता हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। मैं तुमसे ऐसा कोई डिमांड नहीं कर रहा, बस मैं तो तुमसे एक बार मिलना चाह रहा हूँ। मेरी फ्लाइट है बेंगलुरु की, मैं वापस घर जा रहा हूँ, इसलिए तुमसे मिलने चला आया था। देवेश एक सांस में सारी बातें भूल गया, जो कुछ भी उसने रट्टा मारा था। देवेश के वापस जाने की बात सुनकर निशी ने राहत की सांस ली। उसने कहा, देखो देवेश,
मैं इस वक्त तुमसे नहीं मिल सकती। तुम्हें जाना है तो तुम बेशक जाओ, लेकिन इस सब में मुझे इन्वॉल्व मत करो। देवेश ने निशी को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं तो बस इस उम्मीद में आया था कि मेरी हर गलती को तुमने माफ़ कर दिया होगा। एक कपल होने से पहले हम कभी दोस्त हुआ करते थे। उस दोस्ती के नाते और मेरी लाइफ को एक और मौका देने के बदले में तुम्हारे सामने से मिलकर तुम्हें थैंक यू करना चाहता था। ठीक है, अगर तुम मुझे देखना तक नहीं चाहती, मेरी शक्ल भी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। तुमसे फिर कभी मुलाकात होगी, अगर किस्मत में लिखा होगा तो। क्योंकि एक बार मैं बेंगलोर चला गया, उसके बाद मॉम डैड मुझे वहाँ से कहीं और भेजने की तैयारी में है। कहाँ, यह बात उन्होंने मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। मैं बस एक आखिरी बार तुमसे मिलने आया था। कोई बात नहीं, तुम मित्तल परिवार की बहू हो, तुम्हारा वहाँ होना ज़्यादा ज़रूरी है। तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, मेरा क्या है। वैसे भी हमारा रिश्ता ही क्या है जो तुमको मैं मिलने के लिए कह सकूं। ठीक है, मैं चलता हूँ। देवेश का तीर निशाने पर लगा। उसकी बातों से निशी को थोड़ा सा बुरा फील होने लगा था। एक दोस्त के तौर पर उन दोनों ने काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा था और देवेश ने काफ़ी हद तक उसकी हेल्प की थी। ऐसे ही दोनों करीब आए थे। ऐसे में सब कुछ भूलकर उसे इग्नोर कर देना सही नहीं होता। इसलिए निशी ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ। बताओ कहाँ आना है। देवेश को इसी बात का इंतजार था। उसने बिना देर के कहा, मैं अभी वही हूँ जहाँ तुम हो। उस वेन्यू के बाहर ही खड़ा हूँ, यहाँ अंदर नहीं आ सकता। बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, तो तुम यहीं आ जाओ, मैं यहीं से मिलकर चला जाऊँगा। निशी ने फ़ोन रखा और बिना किसी से कुछ कहे बाहर की तरफ निकल पड़ी। अंशु की माँ ने उसे जाते हुए देखा तो पूछना भी चाहा कि कहीं उसे या उसके दोस्त को किसी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन कुछ पूछ नहीं पाई।